साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हम आप सभी लोगों के लिए शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट की वीडियो लेकर के आते हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों मूव करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने के बाद फॉर्म सबमिट करा लिए गए थे अभ्यर्थियों की तरफ से और अभी तक टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा डेट को लेकर के कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अब इस बीच बड़ी खबर निकल करके आ रही कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा न होने से आक्रोशित युवा मंच ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह व संयोजक राजेश सचान ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति है। मंगलवार को दिल्ली में रोजगार के सवाल पर बैठक में उत्तर प्रदेश में बेकारी की गंभीर समस्या को लेकर युवाओं को संगठित करने की रणनीति की भी तैयारी की जाएगी। अब देखना यह है कि इस तरीके की लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, लेकिन अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा डेट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जिन 22,000 पदों पर तदर्थ शिक्षकों के स्थान पर नई विज्ञापन निकालकर नियुक्ति को पूरा करने की बात की जा रही थी अभ्यर्थियों के द्वारा, उसको लेकर के अब सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तदर्थ शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये खबर फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। हालांकि इससे प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, उनको बड़ा झटका लगने वाला है। तो देख लेते हैं इस खबर को विस्तार से। ये खबर है तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तदर्थ शिक्षकों के मानदेय पर जल्द लिया जाएगा निर्णय। एडेड इंटर कॉलेज के तदर्थ यानी एडाक शिक्षकों की बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्दी तदर्थ शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च के में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी। मंत्रिमंडल की होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिससे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से कुछ शर्तों आज के साथ मंजूरी दे दी गई। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा और कैबिनेट से मुहर लगते ही तदर्थ शिक्षकों का जो है वो वेतन को लेकर के जो भी दिक्कतें या विसंगतियां थी उनको शार्ट आउट कर लिया जाएगा। और आपको बता दें, वेतन को लेकर होता रहा है विवाद। नियमितीकरण की तारीख के बाद भी विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को की भर्ती करते रहे। ऐसे ही कई शिक्षक वेतन के लिए बाद में कोर्ट पहुंचते रहे। इसमें हाई कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फैसले दिए। इसके बाद करीब 2 साल पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ प्रक्रिया को खत्म करने के लिए आदेश दिए। यही वजह है कि कई जिलों में DIOS ने तथा शिक्षकों के वेतन रोक दिए। वेतन रोके जाने का मुद्दा पिछले दिनों विधान परिषद में भी उठा था। शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। तो साथियों, अब देखना ये कि इस तरीके से लगभग 22,000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को इस प्रस्ताव से लाभ मिलने वाला है। और वहीं जो प्रतियोगी छात्र टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तदर्थ शिक्षकों की समापन के बाद नई टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने की जो मांग की जा रही थी, उनको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के लिए ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार जो लेने वाली है उसमें प्रतियोगी छात्रों को एक बड़ा झटका लगना पक्का माना जा रहा है। अब बात करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 4792 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया शुरू। क्या है खबर, जानते हैं इसे विस्तार से। MPPEB ने जारी किया है विज्ञापन और 4792 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी आदि पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयु सीमा, इसमें पूरी विस्तृत डिटेल देख सकते हैं आप सभी लोग। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु वर्ग अनुसार 40 या 45 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। पात्रताएं जो हों, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या BSc नर्सिंग या फार्मेसी डिग्री या डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है, चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं
कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 29 मार्च 2023 तक है और ऑनलाइन माध्यम से ही आप सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपया है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो साइट है वो www.esb.mp.gov.in पर जा करके आप सभी लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई है ये 4792 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन। तो ये थी 4792 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल की वीडियो में आप सभी के साथ जानकारी शेयर की थी शिक्षा मित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। अब बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षा मित्रों ने 62 साल में सेवानिवृत्त करने की मांग की है। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्ति अवधि को 62 वर्ष तक निर्धारित करने की मांग की। वहीं 20 फरवरी को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में होने वाले महासम्मेलन को लेकर सभी संगठन एकजुट हैं। सम्मेलन में भी शिक्षा मित्र इस मांग को उठाएंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सरकार ने शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि 60 साल तय की थी और अब आपको बता दें, जो शिक्षा मित्रों का संघ है उसकी तरफ से सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 साल करने की मांग की है। अब देखना है 20 तारीख को होने वाले महासम्मेलन में भी शिक्षा मित्रों के द्वारा इस मांग को उठाया जाएगा। क्या सरकार 60 की जगह 62 साल सेवानिवृत्ति की आयु करेगी शिक्षा मित्रों की? जो भी अपडेट होगी शिक्षा मित्रों के लिए इससे जुड़ी हुई, आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाला प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच अब उससे जुड़ी हुई एक अगली खबर निकल करके आ रही है कि छात्रवृत्ति घोटाले में लखनऊ में दरोगा के बेटे ने खुलवाए थे 800 फर्जी खाते। हाइजिया और ओपी गुप्ता संस्थान की बेनामी संपत्तियों के मिले हैं सुराग। काले संचालकों व उनके करीबियों पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सरकार का एक्शन है इस छात्रवृत्ति घोटाले पर काफी प्रमुखता से। छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी ने पाया कि छात्रवृत्ति हड़पने के लिए लखनऊ में तैनात एक दरोगा के बेटे अमित कुमार मौर्य ने 800 फर्जी खाते खुलवाए। अमित फिनो बैंक का एजेंट है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस तरीके से आपको बता दें करोड़ों रुपए के गबन का मामला छात्रवृत्ति को लेकर के सामने आया है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से जांच कराई जा रही है। इसमें पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं एक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पीछे नहीं रहती है। अब देखना इस तरीके की घोटालेबाजों से किस तरीके से सरकार निपटती है, अगला क्या एक्शन रहेगा सरकार का जांच होने के बाद में। साथियों, अब बात करते हैं लेखपाल रिजल्ट और एक अगले प्रश्न पर कॉमन अंक को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पे 2 ऑप्शन वालों को कॉमन अंक देने को लेकर के हाईकोर्ट इलाहाबाद में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। वहीं अगली सुनवाई 23 फरवरी को लखनऊ की बेंच में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि वहां से जिस प्रश्न पर सुनवाई होनी है वो यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसको लेकर के जो मामला है हाईकोर्ट में 23 फरवरी को सुनवाई लगी है और उम्मीद की जा रही इस प्रश्न में भी सभी साथियों को कॉमन अंक मिलने वाला है। और अगर इस प्रश्न पे जो सुनवाई 23 फरवरी को होने जा रही वो सुनवाई पूरी होकर के ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा कॉमन अंक के साथ या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, तो आप सभी को मार्च में यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 8085 पदों के लिए कराई गई थी यूपी SSSC की तरफ से, उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यूपी लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट निकलकर सामने आती है तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसलिए यूपी लेखपाल भर्ती से जुड़े सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। क्या है? पद नहीं भेज दिया भर्ती का प्रस्ताव। क्या है खबर, थोड़ा जानते हैं विस्तार से। वन विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर रेंजर के 100 पदों पर सीधी भर्ती का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग में वर्तमान में रेंजर की सीधी भर्ती के कुल 291 पद ही हैं, जिसमें से 232 पदों पर सीधी भर्ती हो चुकी है और केवल 59 पद ही रिक्त है। ऐसे में विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही बरतते हुए 100 पदों पर सीधी भर्ती का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं सभी जगह कहीं ना कहीं लूटफातियां मची हुई हैं नियुक्तियों के नाम पर। और इस तरीके से जब आपके पास पद नहीं है तो इतने पदों पर अध्याचन आपने क्यों भेजा? क्या इससे आपको कोई डायरेक्ट लाभ होने वाला है? विभागीय कर्मियों की ओर से इस मामले में कुछ बिंदु सामने आए। फिलहाल अध्याचन में संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए देखा जाएगा क्या इस पर एक्शन लिया जा सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है निकायों से संबंधित। निकायों में खत्म होंगे गैर जरूरी पद, उपयोगी पदों का होगा सृजन। सेवा आदेश 1963 में संशोधन की है तैयारी। खबर को जान लेते हैं विस्तार से। जल्दी कैबिनेट में रखा जाएगा संशोधन का प्रस्ताव। नगर निकायों में गैर जरूरी पदों को खत्म कर मौजूदा जरूरत के हिसाब से नए पदों का सृजन होगा। इसके लिए सरकार ने सेवा आदेश 1963 में संशोधन का फैसला किया। इस संशोधन के बाद जनसंख्या और जरूरत के मुताबिक निकाय कर्मियों के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में जल्दी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। दरअसल आजादी के पहले
से चल रही व्यवस्था को ही नगर निकायों ने 1963 में लागू किया था, इसलिए इसे सेवा आदेश 1963 कहा गया। जिस समय आदेश लागू हुआ था उस समय निकायों की सीमा और आबादी सीमित थी और सभी काम मैनुअल होते थे, लेकिन समय के साथ कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव हुए और शहरों की सीमा और आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसके कई पद मौजूदा जरूरत के हिसाब से अनुपयोगी हो गए हैं। इनमें वाटरमैन, लाइनमैन, हैंगरमैन व भिस्ती जैसे कई पद शामिल हैं। अब इन पदों को खत्म कर वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए नए पदों का सृजन किया जाएगा, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, लॉ ऑफिसर, वैक्सीनेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, हाइपरमैन व जन्म मृत्यु पंजीयन लिपिक जैसे पदों का सृजन हो सकता है। अरसे से संशोधन की हो रही थी मांग, अब जल्द ही आपको बता दें कैबिनेट में संशोधन का रखा जाएगा प्रस्ताव और उसके बाद संशोधन को मंजूरी मिलते ही आप सभी को बता दें नए पदों पर जो है सृजन होते ही नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में रद्द हो सकती है एक और परीक्षा। क्या खबर जानते हैं विस्तार से। रद्द हो सकती है 8 और केंद्रों की परीक्षा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए हुई परीक्षा के 8 और केंद्रों की परीक्षा रद्द हो सकती है। लोहिया संस्थान में बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों पर गड़बड़ की बात का जिक्र किया। इससे पहले 7 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश जारी हो चुका है। इन 8 सेंटरों का आदेश जारी होने के बाद इनकी कुल संख्या 15 हो जाएगी और लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा 9 फरवरी को देश भर के सेंटरों पर हुई। देश भर के 92 सेंटरों में 43,000 परीक्षार्थी जो है इसके लिए पंजीकृत थे। पहली पाली की परीक्षा में 7 केंद्रों में बद इंतजामी उजागर हुई थी। इन केंद्रों पर क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित हो गए थे। इसके अलावा कई सेंटरों पर बिजली गुल होने, बैकअप न होने तथा माउस व कंप्यूटर की समस्या मिली थी। इसे देखते हुए संस्थान प्रशासन ने पहले ही दिन 7 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी थी और अगर अब 8 और परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द की जाती तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 15 केंद्रों पर परीक्षा रद्द की जाएगी और इसका परीक्षा का आयोजन पुनः कराया जाएगा। इसके लिए संस्थान की तरफ से अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की अगली और महत्वपूर्ण प्रमुख खबर जो है वो यूपी बजट से जुड़ी हुई है। बजट में युवा महिलाओं पर खास फोकस। आप सभी लोग जानते हैं 22 फरवरी को यूपी विधानसभा में पेश होगा नए वित्तीय वर्ष का बजट। प्रदेश सरकार के बजट में दिखेगी आम चुनावों की तैयारियों की झलक और इस बजट से युवाओं को सबसे ज्यादा है उम्मीदें। सदन में 22 फरवरी को पेश किए जाने वाले प्रदेश सरकार के बजट में 2024 आम चुनाव की तैयारियों की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार सभी वर्गों, युवा, महिलाओं, किसान के साथ आम, ग्रामीण और उद्यमियों को आकर्षित करती हुई नजर आएगी। युवाओं से संबंधित प्रदेश सरकार की योजनाओं में अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने की सूचना है। जानकारों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में प्रदेश के अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करने की जिस योजना रचना पर केंद्र व प्रदेश सरकार काम कर रही उससे इस बजट के माध्यम से साधने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार युवाओं को खुश करने की कोशिश करेगी। इनमें से अधिकांश योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले साल पेश किए गए बजट में शुरू की गई थी। प्रदेश सरकार इन योजनाओं को और गतिशील कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेगी। अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है और आने वाले साल में अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार एक्टिव नजर आएगी तो इसी बजट में आप सभी लोगों को उसके लिए आवंटन देखने को मिल सकता है। युवाओं की इन योजनाओं पर ज्यादा आवंटन करने की संभावनाएं हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर राज्य सरकार की तरफ से पेश होने वाले बजट में नई शिक्षक भर्ती के लिए धन आवंटन की बात नहीं की जाती है तो आप मानकर चलिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आयोजन को लेकर के बजट में आवंटन किया जाता है तो आपको बता दें इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी साथियों को देखने को मिलेगा। अब उम्मीद करते हैं कि 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में युवाओं का खास ध्यान रखा जाएगा और उनके लिए बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लॉन्च की जाएंगी या नई शिक्षक भर्ती जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन पर चर्चा की जाएगी। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को आगे इसी चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब मूव करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया और कटऑफ को लेकर के अभी तक विभाग की तरफ से कोई बड़ी एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि कटऑफ पर डिसीजन अभी नहीं लिया गया है विभाग की तरफ से। वहीं आपको बता दें सोमवार और मंगलवार आंसर के प्रकरण में काफी महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं क्योंकि इस दिन आप सभी लोग जानते हैं कंटेम्प्ट याचिका में लखनऊ में सुनवाई होनी और विभाग को वहां पर कटऑफ डिसीजन, काउंसलिंग शेड्यूल आदि के बारे में अपना जवाब तलब करना है। अब देखना यह है कि 2 दिनों के अंदर यानी सोमवार और मंगलवार में आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कटऑफ और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में क्या डिसीजन विभाग की तरफ से लिया जाता है और क्या जवाब तलब किया जाएगा कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई पर। उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं 2 दिनों के अंदर आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया और कटऑफ पर डिसीजन विभाग की तरफ से ले लिया जाएगा और उसके बाद होने वाली कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई पर अपना जवाब विभाग की तरफ से तलब कर दिया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें एक अन्य कंटेम्प्ट याचिका में जवाब तलब करते हुए विभाग ने आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 17 मार्च तक का समय ले लिया है। उससे पहले आपको बता दें विभाग चाहेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रक्रिया से जुड़े हुए नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करते हुए अपना रिटर्न हलफनामा जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए। लेकिन देखना है 2 दिनों के अंदर क्या डिसीजन लिया जाता है आंसर की प्रकरण में नियुक्ति और काउंसलिंग शेड्यूल तथा कटऑफ को लेकर के। अब बात कर लेते हैं 6800 कोर्ट ऑर्डर पर क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, आप सभी को बता दें ये सप्ताह जो मंडे से शुरू हो रहा है, ये 6800 या 13156 वाले कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सप्ताह कोर्ट ऑर्डर मेंशनेशन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है कि इसी सप्ताह कोर्ट ऑर्डर मेंशनेशन यानी काज लिस्ट आ जाएगी ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के, और 8 मार्च से पहले 6800 या 13156 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अगर 8 मार्च से पहले कोर्ट ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है तो उसके बाद मर्सी एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाएगी कोर्ट में ऑर्डर डिलीवर को लेकर के। लेकिन उससे पहले साथी लोग चाहते हैं कि 8 मार्च तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ही मर्सी जो एप्लीकेशन है वो मूव कराई जाएगी कोर्ट के अंदर। लेकिन उम्मीद है कि इस सप्ताह आपका केस स्टेटस जारी कर दिया जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से और 8 मार्च से पहले कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। अब 6800 जीत और 13156 को बड़ा झटका क्या है कोर्ट से, इस पे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को बता दें। बड़ी अपडेट निकलकर कोर्ट की तरफ से जानकारी करने पर आ रहा है कि इस मामले में जो आपको बता दें 13156 को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। क्यों 13156 प्रोसीड नहीं होगी? तो साथियों, अगर आप सभी को बता दें आरक्षण विसंगति को मानते हुए सरकार ने 6800 पदों की सूची न निकाली होती चौथी तो 13156 प्रोसीड हो सकता था याची लाभ के साथ। लेकिन अब सरकार ने आरक्षण विसंगति को स्वीकार करते हुए 6800 पदों पर नियुक्ति के लिए चौथी सूची जारी कर दी है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही कि 13156 प्रोसीड होना बिल्कुल नामुमकिन है और 6800 ही प्रोसीड होगी। हाँ, 6800 में प्लस माइनस क्या करती है कोर्ट, वो कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगा। लेकिन 13156 वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगता नजर आ रहा है। इसके स्पष्ट संकेत कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो 6800 चयनितों के लिए अच्छी खबर है और 13156 में जो 22,000 या 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं और याची लाभ वालों को बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगता नजर आ रहा है कोर्ट की से प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो 6800 चयनितों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और 8 मार्च से पहले कोर्ट ऑर्डर आप सभी लोगों के हाथों में होगा। तब तक के लिए थोड़े दिन और इंतजार कीजिए और प्लीज पॉजिटिव रहें, धैर्य और संयम से थोड़े दिन और काम लें। जहां इतना लंबा संघर्ष आप सभी लोगों ने किया है तो थोड़े दिन, एक सप्ताह और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आप सभी के हाथों में होगा। क्योंकि इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे पूरी नहीं की जा सकती, चाहे आंसर की प्रकरण हो चाहे एनओसी मुद्दा हो। 6800 सॉर्ट आउट होने के बाद ही आप सभी लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे मुद्दों में आगे की कार्रवाई होती नजर आएगी। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी के द्वारा वीडियो को अंत तक देखे जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बीच में अगर कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती तो आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।